नेतन्याहू का भांजा गजा में लड़ते हुए मार दिया गया है। इसके साथ साथ गजा पर कब्जा नामुमकिन है और ये अमेरिका भी अब मान चुका है और ब्लिंकन ने खुद इस चीज़ का इजहार किया है। जबकि इसराइल के कई शहरों पर एक साथ बहुत ज़्यादा रॉकेट्स दागे गए हैं और उन पर हमले किए गए हैं, उससे कितना डैमेज हुआ है। और G7 की मीटिंग ख़त्म हुई है जिसमें बड़े फैसले कर लिए गए हैं और ईरान और अमेरिका ने एक दूसरे को अपनी रेड लाइन बता दी हैं और जंग के दोनों बहुत ही इस वक्त करीब आ चुके हैं। जबकि तुर्की के एक इकदाम से इसराइल को अरबों का नुकसान हुआ है, वो किस तरह से, ये सारी तफसीलात ग्लोबल लेवल पर इस वक्त बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो तमाम आपके सामने रखेंगे। और साथ साथ गजा की बैटल के, गजा की जंग के वो हक़ाइक़ आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे जो आप तक नहीं पहुंच पा रहे, और निहत्ते फ़लस्तीनियों के साथ क्या हो रहा है वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहले हम अपने फ़लस्तीनी भाई जो कि गजा में इस वक्त दर्दनाक वक्त से गुजर रहे हैं उस बारे में आपको आगाह करते हैं। सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त आई है कि साउथ गजा में जो खान यूनिस का इलाका है, यहाँ पर एक जो सबसे बड़ी मस्जिद है उसको निशाना बनाया गया है और वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। अब ये हमला सबसे ख़तरनाक हमला इसलिए है कि जिस इलाके में ये मस्जिद वाक़या है वो सबसे रशी और क्राउडेड एरिया है। इसके 100 मीटर के फासले पर हॉस्पिटल है जहां पर हज़ारों पनाह गुज़ीन मौजूद हैं, और इसकी दूसरी तरफ चंद मीटर के फासले पर बहुत बड़ी मार्केट है, बेकरीज हैं, और इन बेकरीज के बाहर ब्रेड लेने के लिए और दूसरी अशिया लेने के लिए लंबी लाइनें लगी हुई थी। तो वहां पर यह अटैक हुआ है, तो बहुत बड़ी तादाद में वहां पर शहादतों का खदशा है, बहुत बड़ी तादाद में लोग जख्मी हुए हैं। लेकिन एग्जैक्ट नंबर्स क्या हैं अभी तक तिब्बी अमला वहां पर चूंकि पहुंचा नहीं है, एग्जैक्ट नंबर्स नहीं आए हैं, तो वो थोड़ी देर तक आ जाएंगे, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन ये जो हमला हुआ है ये अब तक का सबसे खतरनाक हमला हुआ है। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में जो पूरे गजा पर बमबारी की गई है उसके स्टैट्स सामने आ चुके हैं और 225 के करीब शहादतें हुई हैं, और जो जख्मी हैं उनके स्टैट्स अभी आना बाकी हैं। और जो ये वो लोग हैं जिनकी बॉडीज रिकवर की गई हैं, जिनको मलबे से निकाला गया है या मुख्तलिफ जगहों से रिकवर किया गया है, कई ऐसे हैं जो मलबे तले दबे हैं, वो इसमें शामिल नहीं है। क्योंकि अब जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है कि जहां पर स्ट्राइक्स हो रही हैं वहां पर एम्बुलेंसेज नहीं पहुंच पा रही, तो कुछ पता नहीं कि कितने वहां पर शहीद हो रहे हैं और कितने मलबे तले दबे हैं। तो ये एग्जैक्ट नंबर जो हैं मैं पहले भी कह चुका हूं कि वॉर के बाद एग्जैक्ट नंबर हम तक आएंगे और ये 3 गुना होंगे जो इस वक्त हम तक पहुंच रहे हैं। इसके अलावा 193 मेडिकल स्टाफ जो है, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेज और बाकी जो रेस्क्यू के एहलकार हैं, वो शहीद हो चुके हैं। और इस तरह की बग़ैर रूल्स के, बग़ैर कवायद के इतनी खूनखार जंग अब तक इससे पहले कभी नहीं हुई कि आप बच्चों को भी ना बख्शें, आप अस्पतालों को भी ना बख्शें, आप मसाजिद को भी ना बख्शें, आप जो डॉक्टर्स हैं उनको भी ना बख्शें, और जर्नलिस्ट को आप ना बख्शें। 40 के करीब जर्नलिस्ट जो हैं वो इस वक्त अपनी जान से जा चुके हैं। और एम्बुलेंसेज पर जो अटैक्स किए गए हैं, 45 एम्बुलेंसेज जो हैं वो इस वक्त आउट ऑफ सर्विस हो चुकी हैं। फिर अब ये हेडलाइन देखिए कि नथिंग इन गाजा बट डेथ, गजा में कुछ नहीं बचा सिवाय मौत के, हर तरफ आपको मौत ही मौत नजर आएगी। फिर रिपोर्ट ये सामने आई है कि इस वक्त गजा का हर जो घर है जो कि इस वक्त बचा है, यानी लाखों बिल्डिंग्स को तबाह कर दिया गया है, लेकिन जो घर बच गए हैं वो मुकम्मल तौर पर फैमिली से भर चुके हैं, क्योंकि 15 लाख के करीब लोग जो हैं वो डिस्प्लेस हुए हैं। तो अब जो घर बचे हैं वो पूरी तरह से फैमिली से भरे हैं, किसी के रिश्तेदार आ गए, किसी ने इंसानी हमदर्दी के तौर पर उनको जगह दी। तो अब हर घर में बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, यानी दर्जनों के हिसाब से एक छोटे से घर में भी लोग मौजूद हैं। तो अब जिस घर पर हमला होगा उसमें बड़ी तादाद में शहादतों का खदशा है। इसके अलावा एक अफसोसनाक खबर यह भी है कि जो कब्रिस्तान हैं रिपोर्ट्स के मुताबिक वो मुकम्मल तौर पर भर चुके हैं और अब उनमें मजीद दफनाने की जगह नहीं रही। अगर पिछले 50 साल की रिपोर्ट उठाकर देख लें तो उन जंगों में इतनी शहादतें नहीं हुई जितनी एक महीने में हो गई हैं। तो 14,000 के करीब शहादतें हो चुकी हैं, तो इसलिए अब कब्रिस्तान भर चुके हैं, वहां पर जगह नहीं है। फिर जो तीसरा बड़ा मसला आ रहा है, जो कि पहले मैंने आपको बताया कि एम्बुलेंसेज कांट रीच पीपल बरीड अंडर द रबल, कि जहां पर स्ट्राइक होती है वहीं पर उनकी कब्रें बन जाती हैं, यानी वो जो घर थे कभी वो अब वैसे ही उनकी कब्र बन जाती है, क्योंकि
तमाम लोग जो हैं, बच्चे, औरतें, वो सारे मलबे तले दब जाते हैं। तो उनका घर ही बेसिकली उनकी कब्रें बनता जा रहा है। तो पहले भी मैंने कहा कि जो दुनिया में सबसे बड़ा जुल्म समझा जाता है, जो दुनिया में सबसे बड़ा जुर्म समझा जाता है, वो गज़ा में मामूल बन चुका है और खुली बदमाशी, खुली जो वहाँ पर जुल्म और जबर है वो जारी है और कोई उनको रोकने वाला नहीं है। फिर अल शिफा हॉस्पिटल के हवाले से सबसे बड़ी खबर सामने आई है कि जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, 60 से 80 हज़ार लोग वहाँ पर मौजूद हैं, हज़ारों की तादाद में ज़ख्मी वहाँ पर हैं। तो जो इनकी आर्मी है वो सिर्फ 700 मीटर के फासले पर रह गई है। ये वैसे है तो कोस्टल लाइन के साथ ही ये अल शिफा हॉस्पिटल, तो ये बहुत टाइम से यहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे थे। वैसे कोस्टल लाइन से ये कुछ ज़्यादा फासला नहीं है, लेकिन उनको इतनी रेजिस्टेंस हो रही थी कि वो ये 1 किलोमीटर का फासला भी नहीं तय कर पा रहे थे। तो अब थोड़ा सा बताया जा रहा है कि आज रात उनका मिशन ये है कि उन्होंने इस हॉस्पिटल तक पहुँचना है। तो 700 मीटर की दूरी पर वो इस वक्त हैं और आज रात उनका प्राइमरी जो टारगेट है वो अल शिफा हॉस्पिटल है और इसको वो पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं कि यहाँ पर जो है वो मज़ामती तहरीक की मिलिट्री बेस है, यहाँ पर वो लोग मुकीम हैं। तो अगर ये पहुँच जाते हैं यहाँ पर, वैसे भी अल शिफा का जो पूरा सिस्टम है वो कोलैप्स करने वाला है। मेडिसिन वहाँ पर नहीं है, पानी और बाकी जो इक्विपमेंट चाहिए होता है, जो आप देखेंगे सर्जरीज जो हैं वो एनेस्थीसिया दिए बगैर फर्श पर लिटा कर हो रही हैं। फिर इनके सोलर पैनल उन्होंने उड़ा दिए हैं। तो अगर वो ज़मीनी फोर्सेस पहुँच जाती हैं तो फिर यहाँ पर क्या होगा, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। फिर जो अल कुदस हॉस्पिटल है उसके हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने आई है। अल कुदस जो है वो इस वक्त बिल्कुल ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच चुका है। यहाँ पर 14,000 से ज़्यादा लोग मौजूद हैं और 2 दिन पहले इसकी जो स्टोरेज है, आप देखिए कि इस दुनिया भर में बड़ी बड़ी अक़वाम है, उन्होंने बड़ी बड़ी जंगें की हैं, लेकिन इसराइल जैसा जालिम आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। आप देखें यूक्रेन में भी जंग जारी है, लेकिन 3 सालों में वहाँ पर इतने बच्चे नहीं मरे जितने इन्होंने 1 महीने में यहाँ पर कत्ल कर दिए हैं। तो इनसे जालिम पूरी दुनिया में कोई नहीं है। तो ये देखें कि इन्होंने इस अल कुदस हॉस्पिटल की जो स्टोरेज है, जहाँ पर मेडिसिन पड़ी थी, जहाँ इक्विपमेंट पड़ा था जो चाहिए होता है डॉक्टर्स को, वहाँ पर अटैक किया और वो तमाम चीज़ें उन्होंने तबाह कर दी और उसकी जो कॉस्ट थी वो $5 मिलियन की थी। $5 मिलियन की वो कॉस्ट थी और अब वहाँ पर इक्विपमेंट, मेडिसिन, तमाम चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और मुकम्मल तौर पर वो हॉस्पिटल जो है वो कोलैप्स करने वाला है और रिपोर्ट के मुताबिक ये आज रात ही शट डाउन हो सकता है। और इसके अलावा पूरे जो रोड्स हैं इस हॉस्पिटल की तरफ जाने वाले वो बंद हो चुके हैं क्योंकि इर्द गिर्द इतनी बमबारी की गई है कि सब चीज़ें तबाह हो गई हैं। तो कोई रोड अब इसकी तरफ खुला नहीं है और इसकी जो हाफ एम्बुलेंसेज हैं वो आउट ऑफ सर्विस हो चुकी हैं। फिर पानी रोज़ बरोज़ एक बड़ा मसला बनता जा रहा है। जो शेल्टर यूएन के जो शेल्टर्स में मौजूद है वहाँ पर भी अब पानी दस्तयाब नहीं है। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक टॉयलेट को, एक वॉशरूम को 600 लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब जिन लोगों की रसाई समंदर की तरफ है, अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस तरफ जाना चाह रहे हैं और आप देखिए कि पीपल आर यूजिंग पोल्यूटेड वाटर ऑफ ओशन फॉर बाथ, कि वो बाथ पर्पज़ के लिए जो पोल्यूटेड वाटर है समंदर का वो इस्तेमाल कर रहे हैं और कपड़े धोने के लिए वो वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पहले तो ये भी रिपोर्ट आई थी कि जो साल्टेड वाटर है समंदर का वो पीने के लिए भी वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और हामला औरतें वो इस्तेमाल कर रही हैं। 52,000 से ज़्यादा हामला औरतें वो पानी पीने पर मजबूर हैं। तो ये भी खदशा है कि उनके बच्चे उनके पेट में खुदा न खास्ता ज़िंदगी की बाजी ना हार जाएँ। तो ये पानी जो है वो दिन ब दिन वहाँ पर नायाब होता चला जा रहा है और सबसे बड़ा मसला वहाँ पर एक बन गया है। फिर अभी तक जो बड़े हमले हुए हैं उनके जो स्टैट्स सामने आए हैं वो भी आपके सामने शेयर कर देते हैं। जो नुसेरत रेफ्यूजी कैंप पर हमला हुआ है वहाँ पर 17 लोगों को मलबे तले से निकाल लिया गया है। इसके अलावा जो शजाया कैंप पर हमला हुआ था वहाँ से 15 लोगों की डेड बॉडीज को निकाला गया है और इसके अलावा जो जबालिया रेफ्यूजी कैंप पर आज दोबारा अटैक हुआ था वहां से भी 15 लोगों को उनकी लाशें जो हैं वो निकाली गई हैं। ये गजा पर ढाए जाने वाले मज़ालिम की एक मुख्तसर दास्तान है। और थोड़ा सा अगर वेस्ट बैंक की एक खबर मैं आपके सामने शामिल कर लूँ तो एक तो वेस्ट बैंक की खबरें आप तक नहीं पहुँच पा रही, लेकिन वहाँ पर भी वो जुल्म हो रहे हैं कि जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इस जंग की आड़ में पूरी तरह से वेस्ट बैंक में जो लोग मौजूद हैं फ़लस्तीनी, उनके घर, उनकी ज़मीनें उनसे छीनी जा रही हैं, उनको कत्ल किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर से लेकर अब तक, यानी जब से ये जंग छिड़ी है, 218 वाक़यात हो चुके हैं। और ये वाक़यात किन की जानिब से हुए हैं? जो वहाँ पर इनके शहरी मौजूद हैं वो आते हैं
फलस्तीनियों को जान से भी मार देते हैं, उनका घर भी छीन लेते हैं, उनकी ज़मीनें भी छीन लेते हैं। और ये 218 वाक़यात हैं। तो सोचिए कि कितनों की ज़मीनें छीन ली गई हैं, जिनके वहाँ पर मतलब ज़मीन है और उसने सारा साल उस पर मेहनत की है। अब वहाँ से मुनाफिक का वक्त है और उधर से आया है जनाब इसराइली आया है, उसने उसको कत्ल भी कर दिया और उसकी ज़मीन भी छीन ली है। तो क्या इससे भी कोई बड़ा जुल्म हो सकता है? तो ये सारी चीजें जो हैं वो वेस्ट बैंक के लोग इस वक्त फेस कर रहे हैं। अब जरा आ जाइए फौजी महाज पर, जहां पर मुसलसल इसराइल को शिकस्त हो रही है, मुसलसल नाकामी उठाना पड़ रही है। और इसीलिए अब मगरबी ताकतें, अमेरिका भी ये समझ रहा है कि भाई इनमें कितना पानी है। उनके खुद साबका वज़ीर आज़म ने बयान दिया कि भाई हम गजा पर जो है वो कब्जा करने की सलाहियत नहीं रखते, और आज एंटनी ब्लिंकन ने भी कह दिया है। लेकिन जो एक बड़ी खबर पहले गजा के हवाले से ये शामिल करें कि यहाँ पर जो नेतन्याहू का भांजा है उसको मार दिया गया है। ये एक स्नाइपर था और सबसे बेहतरीन स्नाइपर था, ये गोल्ड मेडलिस्ट था, यानी जो उनका टॉप ऑफ द स्नाइपर हैं उसमें ये शामिल था, और इसको इस लड़ाई में मारा गया। इस खबर को जो तुर्की का मीडिया है उसने शेयर किया सबसे पहले, फिर रशियन मीडिया ने इसको बाद में शेयर किया, और फिर पूरी दुनिया में ये खबर वायरल हुई है। लेकिन जो इसराइली गवर्नमेंट है उसकी तरफ से अभी तक ये खबर वेरीफाई नहीं की गई है। फिर जनाब 3 शहरों पर एक साथ हमले किए गए हैं, गजा से रॉकेट्स फायर किए गए हैं इसराइल पर, और एक साथ 3 शहरों को निशाना बनाया गया है। यानी अगर वो यहां पर बमबारी कर रहे हैं तो अब यहां से भी बमबारी वहां पर शुरू हो गई है। और ये पहली बार हुआ है कि 3 शहरों को एक साथ निशाना बनाया गया और दर्जनों रॉकेट्स जो हैं वो वहां पर फायर किए गए हैं। ये जो 3 शहरों पर हमले किए गए हैं इसमें गुशदान, सदरोत और महफलिज्म शामिल हैं। और यहां पर बताया जा रहा है कि आयरन डोम भी इनको तबाह नहीं कर पाया है, इनको नाकाम नहीं बना सका है, और उन्होंने आके जाकर टारगेट को हिट किया है। इसके अलावा अभी कुछ देर पहले और मजीद जो इनके टैंक्स हैं उनको तबाह किया गया है, और ये खुद उन्होंने इस बात को रिपोर्ट किया है। और इसके अलावा कई आर्मर्ड गाड़ियां जो हैं वो इनकी तबाह हुई हैं। लेकिन आज रात इनकी कोशिश ये है कि ये सिटी में थोड़ा सा डीप जाने की कोशिश करें, जैसे अल-शिफा में ये डीप जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए ये जो साथ इलाके हैं उन पर ये बमबारी करके उनको मिलिया मेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये शुजाया का इलाका है, यहाँ पर बमबारी इस वक्त सख्त कर दी गई है। और ये जो अल-शिफा हॉस्पिटल वाली साइड पर जितनी बिल्डिंग्स हैं जो बच गई हैं उन पर भी बमबारी जो है वो सख्त कर दी गई है। और नीचे जो नुसैरत का इलाका है, चूंकि यहाँ पर इनकी प्रेजेंस है और यहाँ से ये आगे मूव करना चाह रहे हैं, तो पहले वो नुसैरत का जो बिल्डिंग्स हैं उनको ये तबाह कर रहे हैं। फिर थोड़ी सी खबर जो है वो कतर के हवाले से शामिल कर लेते हैं। कतर इस वक्त इस डील की कोशिश कर रहा है कि 10 से 15 जो हॉस्टेजेस हैं वो मज़ामती तहरीक वापस कर दे इसराइल को, और उसके बदले में 3 दिन का सीज फायर किया जाए। इस डील पर काम हो रहा है, लेकिन देखते हैं कि ये डील किस हद तक कामयाब हो पाती है। लेकिन कतर इससे पहले भी हॉस्टेजेस को रिहा करवा चुका है, क्योंकि जो मज़ामती तहरीक का पॉलिटिकल ऑफिस है वो भी कतर में है, तो कतर काफ़ी इन्फ्लुएंस रखता है। तो देखते हैं कि ये डील किस हद तक पहुंचती है। अब आ जाइए ज़रा G7 की मीटिंग पर, जो कि जापान में हुई थी, अब वो ख़त्म हो चुकी है, और ज्वाइंट जो स्टेटमेंट है वो आ चुकी है, और उसने पूरी दुनिया को मायूस किया है। और गजा में जो मजालिम ढाए जा रहे हैं उससे एक चीज़ तो ये हुई है कि पूरी दुनिया की जो सिविलाइज्ड वर्ल्ड है, जो ह्यूमन राइट्स का राग अलापती है, जो अपने आप को बड़ी तहजीब याफ्ता कहती है, उनके चेहरे से नकाब उतर गया है। वो नंगे हो गए पूरी दुनिया के सामने, भाई असली जालिम और जाबिर तो तुम हो। यानी आप देखिए कि जो ज्वाइंट स्टेटमेंट सामने आई है उसमें उन्होंने सीज फायर को रिजेक्ट कर दिया। यानी ऊपर मैंने आपको बताया कि 14,000 शहीद हो गए, 4,000 से ज़्यादा बच्चे मारे गए, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है, पूरी दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ। हज़ारों मलबे तले दबे हैं, हॉस्पिटल्स कोलैप्स करने वाले हैं, मेडिसन है नहीं। ऐसी भी रिपोर्ट सामने आई है कि जो ज़ख्म हैं उनमें कीड़े पड़ने शुरू हो गए हैं। अब ये मैं पहली बार आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, इस तरह के सेंसिटिव मामलात वहाँ पर हैं। और ये क्या कह रहे हैं कि सीज फायर नहीं होना चाहिए, बमबारी बंद नहीं होनी चाहिए। तो ये दुनिया सबसे सिविलाइज दुनिया है। इन्होंने क्या कहा है जी, ह्यूमैनिटेरियन पॉज होना चाहिए, यानी चंद घंटे का ब्रेक आ जाए, 1 दिन का ब्रेक आ जाए और हम एड भेज दें। यानी इसका मतलब तो ये है कि उनको खिला पिला के, उनके जख्मों को मरहम रख के फिर बमबारी शुरू कर दो। इसका तो सीधा सीधा मतलब यही है। तो ये बहुत ही अफसोसनाक चीज़ है। फिर उन्होंने जो मज़ामती तहरीक है उसको कंडेम किया है। हालांकि पूरी इस्लामी दुनिया अब इस पेज पर तो इकट्ठी हुई है, इस एक बात पर तो इकट्ठी हुई है कि उन्होंने कहा कि ये फ्रीडम फाइटर्स हैं। लेकिन अब जो दूसरा पोल है वो भी खुलकर सामने आ गया और उन्होंने कहा कि जी हम इसको कंडेम करते हैं। और फिर उन्होंने ईरान को वार्निंग दी है।
اب بالکل یہ دونوں ملک جو ہیں وہ جنگ کے دہانے پر کھڑے ہیں، کسی بھی لمحے جو ہے وہ یہ جنگ چھڑ سکتی ہے، اور یہ جو میٹنگ کے جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے اور ایران کو اس میں شامل کیا گیا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے آپ G7 کی میٹنگز اٹھا کر دیکھ لیں اور اس میں سٹیٹمنٹس دیکھ لیں کہ کب کب ایران کو مخاطب کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر ایران کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ بالکل اس معاملے میں انٹروین کرنے کی غلطی نہ کرنا، اور وگرنہ تم کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ اچھا، ایران کو اس میں شامل کرنے کی اس سے آپ ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ پوری اسلامی دنیا میں اور خاص طور پر عربوں میں اگر ان کو کسی سے خطرہ ہے تو وہ ایران سے ہے، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی واقعتاً حملہ کر سکتا ہے تو وہ ایران ہے اور اس کے بعد ترکی ہے، لیکن ترکی کو وہ اس لیے نہیں کر پا رہے فی الحال کہ ان کا نیٹو کا ممبر ہے، ان کے نیوکلیئر جو چیزیں ہیں وہ بھی وہاں پر محفوظ ہیں، نیوکلیئر ہتھیار ترکی میں محفوظ ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ترکی مذاکرات کی طرف آئے، لیکن ایران کو انہوں نے سیدھا سیدھا تھریٹ کر دیا ہے۔ لیکن ایران بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، وہ صرف ون لائنر یہ بتا چکا ہے کہ بھائی بمباری روک دو تو ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، اگر بمباری نہیں رکتی تو پھر ہم نہیں رک سکتے، ہم اس طرح وہاں پر فلسطینیوں کا قتل عام نہیں دیکھ سکتے۔ تو بلنکن جو ہے وہ عراق پہنچے تھے اور عراقی پرائم منسٹر سے انہوں نے ملاقات کی تھی، اور اس ملاقات کے فوراً بعد پی ایم جو ہیں وہ تہران پہنچے اور انہوں نے ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں اور جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں ان کے ساتھ ملاقات کی اور بلنکن کا پیغام ان کو دیا ہے۔ تو ایکسپرٹس کے مطابق ایران اور یو ایس دونوں کی طرف سے ایک دوسرے کو ریڈ لائنز بتا دی گئی ہیں۔ یو ایس نے بتایا کہ بھائی اگر تم نے یہ کام کیا، اگر ہماری بیسز پر حملے کیے یا اس معاملے میں کودنے کی کوشش کی تو یہ ہماری ریڈ لائن ہے، پھر ہم رسپونڈ بیک کریں گے۔ اور ایران نے اپنی ریڈ لائن یہ بتائی ہے کہ اگر تم فل فار سیز فائر کی طرف نہیں جا رہے ہو تو پھر ہم جو ہے وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ تو جو ایران کی بتائی گئی ریڈ لائن تھی وہ تو کراس ہو گئی ہے، آج انہوں نے کہا جی ہم تو سیز فائر نہیں کریں گے، ہم صرف ہیومینیٹیرین پاز چاہتے ہیں، چند گھنٹوں کا وقفہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ حزب اللہ جو پہلے ہی اپنی حملے تیز کر چکا ہے، دن بدن نئے ہتھیار استعمال کر رہا ہے، اور رشیا کی جانب سے، چائنا کی جانب سے ان کو ہتھیار پہنچ رہے ہیں، اور پورے مڈل ایسٹ سے وہ جو جنگجو ہیں وہ لبنان کے بارڈر پر اکٹھے کر رہا ہے، تو کسی بھی وقت یہ بڑی جنگ جو ہے وہ چھڑ سکتی ہے۔ آخر میں خبر شامل کر لیتے ہیں ترکی کے حوالے سے۔ ترکی روز بروز ایک جنگی اقدام کی طرف جا رہا ہے، اور اس سے پہلے وہ تمام ڈپلومیٹک مینز جو ہیں دوسرے طریقے کا پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ مذاکرات کے ذریعے اپنی بات منوا لی جائے، لیکن یہ ساری چیزیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ وہ روز بروز جنگ کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایک تو ترکی کی جانب سے بڑا اقدام یہ سامنے آیا کہ انہوں نے 50% جو ٹریڈ ہے، جو تجارت ہے اسرائیل کے ساتھ، وہ کٹ آف کر دی ہے۔ اس سے پہلے وہ $6 بلین کی ایڈ کر رہے تھے، لیکن فی الفور انہوں نے پچھلے 4-5 دنوں میں 50% کٹ کر دی ہے اور 100% کٹ کرنے کی طرف وہ جا رہے ہیں۔ تو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے اسرائیل کو اس اقدام کے بعد، اور یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ پھر ترکی کی جانب سے ایک بڑا اقدام یہ سامنے آیا کہ ان کا جتنے بھی سرکاری آفیسز ہیں اور ان کا پارلیمنٹ ہے، وہاں سے جو ویسٹرن برانڈز ہیں جو کہ اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں یا اسرائیلی کمپنیز ہیں، ان کی جو پروڈکٹس ہیں ان کو ہٹا دیا ہے۔ اگر مینیو میں کوئی چیزیں ہیں یعنی کھانے پینے کی چیزیں ہیں تو ان کو بھی مینیو سے ہٹا دیا گیا ہے۔ تو اس سے بھی اربوں کا نقصان ہوگا۔ دیکھیں، جب کیا پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے، آپ اپنے طور پہ اگر کوئی مہم چلا رہے ہیں تو چلا رہے ہیں، لیکن اگر کسی ریاست ہی یہ ٹھان لے کہ ان کے برانڈز کے خلاف جو ہے وہ مہم چلانا شروع کر دے، تو سوچئے پبلک تو پہلے ہی تپی بیٹھی ہے، پبلک تو پہلے ہی ان کی بیسز میں گھس رہی ہے، تو پبلک کا پھر اس سے 100 گنا بڑا ریاکشن آئے گا۔ تو اس ایک قدم سے اسرائیل کو اربوں کا نہیں خربوں کا نقصان ہو رہا ہے، اور جو ان کے برانڈز کا وہاں پر بائیک آؤٹ کیا جا رہا ہے، عوام جو ریاکشن دے رہے ہیں، اور اب ان کی اسٹیٹ کی یہ پالیسی بن گئی ہے، ریاستی پالیسی ان کی بن گئی ہے، تو خربوں کا نقصان اس وقت ترکی کی جانب سے پہنچایا جا رہا ہے، اور یعنی کہ وہ ہر طریقے سے پہلے پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایٹ دی اینڈ اگر ان کے بات پھر بھی نہ مانی گئی، تو جیسے اردوغان نے بلنکن سے ملنے سے انکار کر دیا، اور یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے، تو پھر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ترکی جو ہے، اور نہ صرف ترکی لیکن ہر ایک عرب ملک جس کو آپ پٹھو سمجھتے ہیں، جس کو آپ امریکہ کا پالتو سمجھتے ہیں، جسے آپ مغرب کا پالتو سمجھتے ہیں، اور میں بھی سمجھتا ہوں، وہ بھی آپ کو اس جنگ میں کودتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ یہ کوئی روایتی جنگ نہیں ہے، یہ کوئی افغانستان جنگ نہیں ہے، یہ کوئی عراق وار نہیں ہے، یہ بڑی مختلف طرح کی جنگ ہے، اور عرب خاموش نہیں بیٹھ سکیں گے، یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، اور آپ دیکھیے گا آنے والے چند دنوں میں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔